करवाए थे साफ क्या है क्या? अभी करवाए सर, हम पोछा भी लगवाए सर, मेरे चेयर चेयर हटा दें। तो सभी को नमस्कार। आदरणीय प्राचार्य महोदय, शिक्षक बंधु, आप जानते हैं कि हम लोग CBSE के निर्देशों के अनुसार हमें 25 घंटे का इन हाउस और 25 घंटे का आउट हाउस ट्रेनिंग करना है। इस संबंध में केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा भी हाल मेरा एक नया निर्देश दिया है, लेकिन उस निर्देश के आधार पर भी ये जो हमारा CBSE की तरफ से जो ट्रेनिंग है उसको भले ही 25 घंटे न सही, लेकिन उसको भी कम थोड़ा समय दे करके उससे भी पूरा करना है, यानी कि 5-6 घंटे लगभग उसके लिए निर्धारित किया गया है। बाकी सारी चीज़ें भी अलग अलग तरीके से जोड़ी गई है, जैसे क्वेश्चन बनाना, कॉपी चेक करना, ये सब भी कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट में केंद्रीय विद्यालय ने उस पर कभी एक दिन चर्चा कर लेंगे जो नया हमारे पास निर्देश आया होगा। आज जब हम लोग, क्योंकि आप जान रहे हैं कि 2020 में हमारे पास आया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और ये हम जानते हैं कि ये भारत की 20वीं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी 1968, 86 और इसके बाद 2020। और ऐसा माना जाता है कि ये बहुत क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए किया गया है और कई सारे कारण रहे हैं जिसके आधार पर ये नई शिक्षा नीति को लाना बहुत ही जरूरी है। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ ओलंपियाड या फिर CCT वाले टेस्ट हुआ करते थे, जो एक ग्लोबल लेवल पे टेस्ट हुआ करता था, और आपको जान के आश्चर्य तो नहीं होगा क्योंकि आपको पता है, लेकिन फिर भी ये बहुत आश्चर्य की बात है कि भारत में लगभग 85% बच्चे ऐसे थे जिनको कि प्राइमरी के बच्चे जिनको कि लैंग्वेज पहचानना नहीं आता है, जिनको मैथमेटिकल लेटर्स नहीं आते, ऑपरेशन नहीं आता, जोड़ बटा गुणा भाग, बेसिक चीज़ें। तो ये बहुत ही चिंता का विषय था। इसके अलावा भी बहुत सारे मुद्दे थे, लेकिन इन सारी चीज़ों को देखकर ये बहुत ज़रूरी हो गया कि हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति ना, और आपको पता होगा प्राथमिक शिक्षक जो है उनको और अच्छे से पता होगा कि हमारे यहाँ बहुत इमीडिएट बेसिस पे एक उद्देश्य, एक मिशन रखा गया है जिसको हम लोग बोलते हैं FLN, है ना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो सबसे जल्दी अचीव किया जाने वाला टारगेट है वो है यही FLN, इसका की मतलब फाउंडेशन इन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, है ना, जिसको कि निपुण भारत के साथ भी जोड़ा जाता है। तो पहले क्या था हमारे पास, हम लोग क्लास 1 से लेकर 12 तक के बच्चों की पढ़ाई के बारे में सोचते थे। जो हमारा RTE भी आया था 2009 में, वो भी 6 से लेकर 14 तक के बच्चों के लिए कंपल्सरी एजुकेशन था, राइट टू चिल्ड्रन और फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, है ना। तो उसमें जो अभी हम लोगों ने शुरू किया है ये है कि क्लास 1 से पहले, क्योंकि सारे वैज्ञानिकों ने, सारे शिक्षाविदों ने ये बताया कि जो 3 से 6 साल की उम्र है ये बहुत ही महत्वपूर्ण उम्र है, क्योंकि इस उम्र में लगभग 85% जो है हमारे ब्रेन का विकास होता है। इसीलिए इस उम्र को हम लोग जो है नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए अब जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जो आपने देखा होगा, हमारा हो गया है जो पहले 10+2 सिस्टम था वो हो गया चेंज होकर के 5+3+2+4, है ना। तो 5 पे जो हमारा जो पहला 3 साल है वो कह सकते हैं प्री स्कूल, और जो उसके बाद का जो 2 साल है 5 साल का, वो है हमारा स्कूलिंग, जिसको हम लोग फॉर्मल क्लासरूम कह रहे हैं, क्लास 1 या 2। और उसके पहले बाल वाटिका के नाम से केंद्रीय विद्यालय में हम जान रहे हैं, बाल वाटिका 1, बाल वाटिका 2 और बाल वाटिका 3। तो ये जो 5 साल की जो हमारी शिक्षा है, इसको हम लोगों ने रखा है फाउंडेशन नाम दिया, फाउंडेशनल स्टेज। जो पहला 5 है, उसके बाद वाला जो 3 है उसको हमने बोला है प्रिपरेटरी स्टेज, और उसके बाद वाला जो 3 है पुराना नाम है मिडिल, और उसके बाद वाला जो है 4 साल का वो है सेकेंडरी स्टेज। तो आज जो हम लोग बात करने के लिए आए हैं वो है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज। अब फ्रेमवर्क इसलिए जरूरी होता है क्योंकि इसमें सारी चीज़ें होती है। हमारा इस स्टेज में क्या हमारा एजुकेशनल गोल है, क्या हमारा किस डोमेन को हमको एड्रेस करना है, उसमें कौन सी पेडागोजी या कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी है, उसमें क्या लर्निंग आउटकम होगा, कौन सी कॉम्पिटेंसी हमारा एक्सपेक्टेड है कि वो अचीव हो, इन सारी चीज़ों की बात की जाती है। इसके अलावा
और स्कूल सेटअप या इंस्टीट्यूशनल सेटअप की भी बात की जाती है कि स्कूल कैसा हो कैसा। बहुत सारे प्राइमरी अभी हमारे यहाँ बाल वाटिका शुरू नहीं हुई है, आप बाल वाटिका की क्लास में जाएंगे तो आपको इंटायरली एकदम डिफरेंट माहौल लगेगा। अभी हमारे जो है स्कूल में वो जादुई पिटारा बन रहा है, बन जाएगा, बनेगा तो आपको वो एकदम अलग चीज़ लगेगी, अलग ही टीचिंग लर्निंग मटेरियल होगा। तो एक इंस्टीट्यूशनल सेटअप की भी बात की जाती है। उसके अलावा पेडागोजी हम देखेंगे कि खेल और पढ़ाई अलग अलग चीज़ें मानी जाती रही हैं, लेकिन अब क्या है कि क्लास जो बाल वाटिका 1 to 3 है, इसमें मूलतः हमें पढ़ाना नहीं है, मतलब फॉर्मल टीचिंग नहीं देनी है, हमें उसको खिलाना ही है। उसमें एक तरह से प्ले वे मैथड ही उसमें बोला गया है यूज़ करने के लिए, स्टोरी ही सुनानी है, बातचीत ही करनी है, उनको खिलौना दे देना है, वो अपने से खेलें, अपने से उसको देखें, एक्सप्लोर करें। फिर उसके बाद आगे भी गाइडेड प्ले है या इंस्ट्रक्शनल प्ले है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें जो हमारे फ्रेमवर्क में होती हैं। तो आज हम लोग देखेंगे जो हमारा 2022 में, क्योंकि हमारा 4 जो है फ्रेमवर्क आना है। एक है हमारा जो फाउंडेशनल स्टेज है, दूसरा हमारा स्कूल एजुकेशन जो कि अभी अभी आ गया है अगस्त में, उसके अलावा एक है एडल्ट एजुकेशन और एक है टीचर एजुकेशन। ये 4 आना है। 2 हमारे पास मतलब अवेलेबल है, क्योंकि ये आ गया है, अवेलेबल ही नहीं, अब इसको हम इम्प्लीमेंटेशन वाले मोड में कह सकते हैं। 2 अभी आना बाकी है। तो ये हमारा जो सबसे पहला चेंज है, जो हम लोग सबसे पहला शिफ्ट किया है, ये अभी हम लोगों ने चर्चा कर ली है कि ये NEP 20 में आने के बाद पहले जो हमारा 10+4 सिस्टम था वो अब चेंज हो गया है। इसमें एज भी बहुत मायने रखती है, खास करके जो एडमिशन वाले जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, ये सबको ही जानना चाहिए। आज हम यहाँ पर अगर आप देखिएगा, थोड़ा गौर करेंगे तो हमारा यहाँ पर 3 to 6 है बाल वाटिका में, और हम लोग को ये भी जानना चाहिए कि यहाँ पर भी बाल वाटिका भी एडमिशन वैसे ही होगा जैसे क्लास 1 में एडमिशन होता है। केंद्रीय विद्यालय की बात करें NCF से थोड़ा अलग, यानी यहाँ पर भी वही RTE लागू होगा, है ना। ये अलग बात है कि वहाँ पर बोला गया कि एक क्लास में 30 नहीं होने चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ वहाँ भी RTE लागू होगा और वही बच्चा फिर जो है प्रमोट होकर के पहले बाल वाटिका 1 में जाएगा, बाल वाटिका 2 में, बाल वाटिका 3 में, और वही सेम बच्चा क्लास 1 में आएगा। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि पहले भी हमारे यहाँ प्री प्राइमरी का कुछ जगहों पर कुछ केंद्रीय विद्यालय अपने लेवल से, स्कूल लेवल से चलाते थे, बट उन बच्चों का एडमिशन नहीं होता 1 में। लेकिन अब क्या है कि यही बाल वाटिका के बच्चे शुरू से आएंगे और फिर उनका एडमिशन होगा, वही सेम RTE वगैरह जैसे लगता है वो सारे नियम उसमें फॉलो होंगे। इसमें जो टीचर होंगे इनके पास 2 साल की ट्रेनिंग होनी चाहिए, जो बाल वाटिका 2 साल की नर्सरी टीचर ट्रेनिंग होनी चाहिए, या फिर 2 साल का जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन वाला प्रोग्राम होता है वो 2 साल की ट्रेनिंग होनी चाहिए। इसमें एक टीचर होंगे और एक केयर टेकर होंगे। केयर टीचर के लिए स्पेसिफाइड जो है वो क्वालिफिकेशन दिया गया है एक क्लास के लिए। तो 3 क्लास होते और 3 कमरा भी होना चाहिए, ये हम लोग आगे भी देखेंगे। तो ये है पहला। तो इसमें आप देखिएगा 3 से 4, 4 से 5 और 5 से 6, तो 6 से 7 हो जाता है, नहीं 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6। हाँ, अब हमारा जो क्लास 1 में एडमिशन होगा वो 6 से स्टार्ट होगा, या फिर पहले से जान लो 6 से 7। लेकिन क्लास 2 में एडमिशन जो होगा वो 7 से 8, एंड क्लास 3 में भी जो एडमिशन होगा वो 7 से 8। ये एक अलग बात है, मतलब ये डिफरेंट बात है कि खास करके एडमिशन के लिहाज से। तो खैर ये इसका बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन एडमिशन के लिहाज से वो एक इम्पॉर्टेंट बात है। बाकी आप देख रहे हैं, इस पर हम लोगों ने चर्चा कर ही ली है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो यहाँ पर जो बात की जा रही है, जो 5 साल का जो हमारा ये है हमारा फाउंडेशनल स्टेज है, लिखा हुआ है 5 year of flexible multi-level play and activity based learning for children from age 3 to 8। अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि जो छोटे बच्चे आएंगे इससे पहले हम लोग देख रहे हैं कि इनकी जो स्टडी है, इनका जो केयर जो हो रहा था, या तो प्री प्राइमरी स्कूलों में हो रहा था जो हमारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट, या फिर घर पर हो रहा था। तो अभी इस प्री प्राइमरी वाले क्लास में या बाल वाटिका वाले क्लास में टीचर के साथ साथ पेरेंट्स को भी लर्निंग पार्टनर बनाया गया है। यानी कि जो चीजें हम यहाँ कर रहे हैं, हो सकता है कि बच्चा यहाँ करे नहीं करे, उसको एक इंस्ट्रक्शन माँ बाप को भी देंगे। कई बार माँ बाप
को भी स्कूल में बुलाया जाए, इस तरह की बात की गई। उनको भी हम बुला सकते हैं, उनसे भी मदद ले सकते हैं, उनको भी एक्सप्लोर किया जा सकता है, उनसे भी सहयोग लिया जा सकता है। इवन जो ये जादुई पिटारा है उसका भी सामग्री बनाने में भी हम पेरेंट्स की मदद ले सकते हैं। इस तरह की बातें की गई हैं। तो एक तो ये फ्लेक्सिबल है, इसमें आपको पता है कि बाल वाटिका वाले में यूनिफॉर्म भी कंपलसरी नहीं है, तो यूनिफॉर्म मेंशन नहीं है, तो हर चीज में फ्लेक्सिबिलिटी है। बच्चा चाहे तो क्योंकि वहां तो पढ़ाई फॉर्मल टीचिंग है नहीं, तो बच्चा चाहे तो खिलौने से खेल सकता है, बच्चा चाहे तो कहानी सुन सकता है। दीवार में आपको पता है कि वहां पर बाल वाटिका में आप जैसे क्लास में आप अंदर जाएंगे, जो बाल वाटिका क्लासेस बने, इवन केंद्रीय विद्यालय में भी जो बने हैं, आपको एकदम अलग दुनिया नजर आएगी, क्योंकि सारी दीवारें एकदम कलरफुल होंगी, उसमें चित्र बने होंगे, एक स्क्रीन होगा जिसमें कि वो क्या बोल रहे हैं, कार्टून की कहानियां हो सकते हैं चल रही होंगी, गाना बज रहा होगा, बच्चे खेल रहे होंगे, हो सकता है बच्चे जो है एक दूसरे को पढ़ के चुप 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 रेलगाड़ी के कुछ भी इस तरह की चीजें होंगी। वो एक अलग ही दुनिया जैसी आपको लगेगी, क्योंकि वहां पर हमें मेनली प्लेन एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग करनी है। यानी आप, क्योंकि देखिए छोटा बच्चे है तो उसको आप बोलिएगा पढ़ो तो उसको मजा नहीं आएगा। तो बच्चे को क्या है कि हम अभी आगे पढ़ेंगे तो हमारा सबसे पहला है पढ़ाई में, खासकर फाउंडेशनल स्टेज में, कि हमको फिजिकल डोमेन को एक्टिव करना है। फिजिकल डोमेन का मतलब है कि बच्चा का सेंसरी मतलब उसके पास जो ताकत हो कि अपनी सेंसरी ऑर्गन्स को वो एकदम अच्छे से एक्टिव कर सके। यानी बच्चे को सुनाई भी पढ़ना चाहिए, बच्चे को दिखाई भी पढ़ना चाहिए, बच्चा उसको एक्सप्लोर भी करेगा, समझेगा भी, देखेगा भी, छुएगा भी, उसमें वो इन्वॉल्व होगा। और वो जब तक अट्रैक्टिव नहीं होगा, जब तक बहुत ही मजेदार नहीं होगा, जब तक उसमें कोई आवाज नहीं आएगी, जब तक वो जो दीवार पर लिखी गई चीज है वो बहुत ही अट्रैक्टिव या कलरफुल नहीं होगी, तो बच्चे को मजा नहीं आएगा। इसीलिए पहले क्या करना है कि हमें बच्चों को बांध कर रखना है, ताकि उनको वो आकर्षक लगे और उसमें वो इन्वॉल्व हो सके। इसलिए जो भी मेथड है वो प्ले या एक्टिविटी है, ये ठीक है। जैसे हम 2 में आएंगे, बाल वाटिका 2 या बाल वाटिका 3 में, उसमें थोड़ा बहुत इंस्ट्रक्शन भी देंगे, थोड़ा गाइडेड भी करेंगे, थोड़ा हम बताएंगे कि हाँ ठीक है तुम लाइन में खड़े हो जाओ, तुम एक दूसरे को पकड़, तो उसके बारे में हम लोग भी बात करेंगे। फिर है बेस्ड ऑन कटिंग एज रिसर्च फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में ये बात देखी गई कि जो है अगर हम एक 5 या 6 ईयर के पहले से अगर बच्चे का हम केयर करते हैं, उनको अगर हम पहले से ही सिखाते हैं, चाहे वो एक्टिविटी के माध्यम से, प्ले के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, इवन बातचीत करके, इवन बातचीत भी एक मेथड, मतलब इस स्टेज में बातचीत करना भी एक मेथड है कि तुम्हारी, मान लो एक उदाहरण हम ले रहे कि तुम्हारी दादी घर में है या दादाजी हैं, उनका नाम क्या है, दादाजी किसी को डांटते हैं या नहीं, तुम्हारे पापा को डांट, अब क्या है इससे उनको पता चलता है, उसको ये समझ में आ जाता है कि हाँ ये बड़ा आदमी है, ये डांट सकता है छोटे को, तो इसका मतलब है उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है ना, उसको ये पता चल रहा है। ये सारी चीजें भी हैं। अभी हम लोग देखेंगे जब इमोशनल इंटेलिजेंस की बात होगी, जब हम लोग दूसरे डोमेन में जाएंगे तो वहाँ ये पता चलेगा। फिर है रूटेड इन इंडियाज डीप ट्रेडिशन एंड नॉलेज। एनईपी, एनसीएफ, एफएस या एनसीएफ ऐसी किसी को भी देख लीजिए, ये बात बहुत ज्यादा जोर से बोली गई है कि हमारा एजुकेशन, भले ही बोला जाए कि हम रिवैम्प करना चाहते हैं एजुकेशन को, पूरी दुनिया में हमारा एजुकेशन सबसे तगड़ा होगा, हम एकदम फ्लैग बियरर होंगे, हम फिर से विश्व गुरु बनेंगे, लेकिन यानी कि हम खड़े तो हैं, बट हमारे जो जूते हैं वो एकदम भारतीयता के जमीन से छुए होने चाहिए। यानी कि हम जो भी इंडियन कल्चर है, जो भारतीय संस्कृति है, हमारी जो परंपरा रही है, अभी आपने देखा होगा G20 में सबसे बड़ा लिखा हुआ वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि हमारा जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति की जो चीजें हैं, वो जो है इस बच्चों में आनी चाहिए। इवन जो जादुई पिटारा के बारे में, क्योंकि ये बहुत चर्चा में है फाउंडेशनल स्टेज में, उसमें भी बोला गया कि आप बाहर से खरीद कर बहुत ज्यादा सामान ना लाइए, आपके आसपास में जो चीजें होती हैं, जैसे हमारे झारखंड में आप स्टेशन में भी देखिएगा या फिर अभी भी कहीं जाइए तो क्या है कि हमारे यहाँ खजूर के पत्ते से भी बहुत सारे खिलौने बनाए जाते हैं। ये अलग बात है कि उसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि कुछ चुभने वाला नहीं हो, लेकिन खजूर के पत्ते से या ताड़ के पत्ते से बहुत सारे खिलौने, तो वो क्या है कि वो उसमें रखना है ताकि
बच्चा उसमें इन्वॉल्व हो पाए। हम लाल किला का वो मॉडल रखने से ज़्यादा अच्छा है कि हम यहाँ पर हमारे यहाँ अगर सिल का कोई है या फिर अगर रांची का कोई मोनूमेंट्स है या फिर देवघर का है, भगवान शिव के मंदिर का मोनूमेंट्स है, कुछ भी इस तरह का, ताकि बच्चा स्थानीय चीज़ों से भी जुड़ सके और भारत देश की चीज़ों से भी जुड़ सके। यानी कि हमारी जो संस्कृति में जो भी एलिमेंट्स है वो सब चीज़ें बच्चों को आए, इस बारे में हम हमारे जो करिकुलम है, हमारी एक्टिविटी का वो पार्ट होना चाहिए। फिर है गाइड फॉर टीचर्स एंड अदर प्रैक्टिसनर। तो ये तो स्वाभाविक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में ये सारी चीज़ें दी गई, दिशा निर्देश। enables holistic development of all our children across institutions, school, आंगनवाड़ी, बाल वाटिका and preschool। एक तो आपको पता है कि आपको होलिस्टिक डेवलपमेंट, जब भी हम लोग जिस इसके बाद जाएंगे तो होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब है कि बच्चा सिर्फ पढ़ाई में या सिर्फ एकेडमिक में ही नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो हम लोग भी देखेंगे कि बच्चे को स्वस्थ हेल्दी रहने आना चाहिए। बच्चे के पास को पता होना चाहिए कि हम को सिर्फ ऑनलाइन गेम नहीं खेलना, हमको बाहर भी खेलना है, हमको एक दौड़ना धूपना भी है, हमें साफ सफाई के बारे में पता होना चाहिए, हाइजीन या अच्छे हैबिट्स के बारे में पता होना चाहिए, कैसे हम किसको किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे, हम सामने वाले से जो व्यवहार कर रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू द सोशल नॉर्म्स है या नहीं। जो इस तरह की सारी चीज़ें सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं है, वो अच्छा सिटीजन होना चाहिए, उसके पास कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज होने चाहिए। इन सारी बातों को जो है एनसीएफ एड्रेस करता है और वो चाहता है कि ऐसी एक्टिविटी हो, ऐसी पढ़ाई हो, ऐसे तत्व हो जिससे कि बच्चों में ये सारी बातें भी जा सके। ये है प्रोसेस है, ये बहुत सारे लोगों से एक्सटेंसिव कंसल्टेशन अक्रॉस द कंट्री, फोकस ग्रुप फॉर्म बाय 32 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, views over the 1.3 lakh teachers in the institutions, inputs from over the 10 lakh industry students। कहने का मतलब जो एनसीएफ बनाया गया है इसमें बहुत रिगरस प्रोग्राम हुए, बहुत सारे लोगों को साथ में लिया गया, बहुत सारे इंस्टीट्यूट से फीडबैक मांगा गया, बहुत सारे टीचर को इन्वॉल्व किया गया, बहुत एक बड़े रिसर्च के साथ। ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति को बिठा करके लिख दिया गया, ऐसा नहीं। इस पर आपको पता है पहले हमारे पास भी ड्राफ्ट आया था, ड्राफ्ट के बाद जो, और मैंने देखा कि ड्राफ्ट में और इसमें जो है बहुत मतलब ऐसा नहीं एकदम एक जैसा है, बहुत सारी चीज़ों को चेंज भी किया गया है। तो बहुत लगातार कई लोगों से, कई रिसर्च स्कॉलर से, लोगों से, टीचर से, और कई सारा पहलू है जो हमारे पास एकदम अलग है, तमिलनाडु में एकदम अलग है। जब हम ये पढ़ रहे थे, जब PM3 वाला एक आया था जो बुकलेट, तो उसमें एक उदाहरण पढ़ रहा था मैं कि PM उसमें बताया गया था कि एक स्कूल था जहाँ पर कि अचानक से, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा फाउंडेशनल स्टेज का एक एम है रिड्यूसिंग ड्रॉप आउट, क्योंकि आपको पता है कि हमारे यहाँ लगभग आधे बच्चे, लगभग 50% बच्चे, 54% के बच्चे के आसपास जो है क्लास 5 के बाद ड्रॉप आउट हो जाते हैं। तो उसी पे एक जब रिसर्च चल रहा था, जब इसी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनाया जा रहा था, उसी दौरान एक बात है कि तमिलनाडु में शायद कुछ ऐसे स्कूल थे जहाँ पर अचानक से 5-6 के बाद बच्चे ड्रॉप हो जा रहे थे, और उसमें से ज़्यादा लड़कियाँ ड्रॉप हो रही थी। तो कारण पता लगाया गया कि क्या कारण हो सकता है, तो पता चला कि 6, 7, 8 तक आते आते लड़कियों की शादी हो जाती है, और इसको रोकना आसान नहीं है। हो सकता है हमारे यहाँ इतनी कम उम्र में ना होती हो, लेकिन वहाँ जो ये अलग ही मुद्दा था ड्रॉप आउट का। अब इस पर बातचीत उन लोगों ने आपस उसमें जो टीचर्स थे उन्होंने, और हेड टीचर्स थे, उन्होंने मिलकर के यही किया कि हम लोग सबके घर जाएंगे, और सबके घर गए। उन्होंने बोला कि हम लोग किसी को नहीं बताएंगे कि आपकी बेटी की शादी हो गई है, सब लोग मिलजुल कर रही है, आप चाहें तो सिंदूर ना लगा के आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप एग्जाम दे लीजिए, 10th तक आप पढ़ लीजिए। और ये इनिशिएटिव काम किया। तो मेरे कहने का मतलब है हर जगह अलग अलग संदर्भ है, अलग अलग समस्याएं हैं, उन सारी समस्याओं पर बातचीत करने के बाद जो है ये कुल मिलाकर ये फ्रेमवर्क बनाया गया है, जो कि मुझे लगता है कि पूरे देश के लिए जो है वो काफ़ी अच्छा काम करेगा। इसके बाद है अबाउट द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क डेवलप्ड टू एनेबल द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। आपको पता ही है, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ये सारी बातें बताई गई थी कि हमको फ्रेमवर्क, पहले पिछली बार जो हमारा फ्रेमवर्क आया था, आपको याद होगा, वो एक ही फ्रेमवर्क था जिस पर हम लोग ने एग्जाम दिया था। अगर बहुत पुराने टीचर हो तो आपको याद होगा 2006 के आसपास, है ना, उसको सबको पास करना जरूरी था। तो उसी तरह जो, लेकिन इस बार क्या है, 4 फ्रेमवर्क आए हैं।
दो ही आया है अभी, चार और आप दो आएंगे। हेल्प्स डेवलप डाइवर्स करिकुला इन द कंट्री व्हाइल एनेबलिंग क्या है ये and harmony across the country and providing a basis for the quality and equity। अब देखिए क्या है इसमें, एक बात है आजकल एक टर्म कॉमन भी है, एक है इक्विटी और एक है इक्वालिटी, है ना। अब दोनों में थोड़ा सा अंतर है ये, क्योंकि इस बार जो है इक्विटी की बहुत बात की गई है। जब आप लोग इंक्लूसिव क्लासरूम पढ़िएगा या कंड्यूसिव क्लासरूम पढ़ेंगे तो उसमें हमेशा बोला गया कि इक्विटेबल इन्वायरमेंट होना चाहिए कि स्कूल में या फिर जो भी हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। तो इसमें जो इक्विटी की बात की गई है वो ये है कि इक्वालिटी का मतलब क्या, सबके साथ एक जैसा ट्रीटमेंट किया जाए कि सब भाई सब लोग जो है क्लास में तो सबके लिए समान चीजें होंगी, एक ही टीचर आएंगे, एक ही इन्वायरमेंट होगा वगैरह वगैरह सब। लेकिन इक्विटी का मतलब हो गया कि हमको सबको एक लेवल तक ले जाना है और उसके लिए कई बार इनइक्वालिटी भी करनी पड़ती है। मान लेते हैं कि हमने सभी बच्चों का एग्जाम लिया, PT1 भी लिया, PT2 भी लिया और पता चला कि 5 बच्चे ऐसे जो PT1 में भी फेल किए, PT2 में भी फेल किए, तो हम क्या करेंगे उसके लिए? स्वाभाविक रिमेडियल क्लास करेंगे। तो रिमेडियल तो बाकी बच्चों के लिए नहीं कर रहे हैं, तो इनइक्वल बिहेवियर हो गया कि भाई इनके लिए तो हम स्पेशल क्लास करें, बाकी के लिए नहीं करें। बट यही है इक्विटेबल कि हम इनको जो है एक्स्ट्रा हॉर्लिक्स दे करके हम उसको उस एनर्जी लेवल तक पहुंचा रहे हैं, है ना, यानी कि हम उसको वहां तक ले जा रहे हैं। तो हमारी कोशिश हमेशा जो है ऐसी होनी चाहिए कि हर बच्चा एक मिनिमम लेवल तक पहुंच सके, कोई भी किसी चीज से महरूम न रहे। उसके लिए बाकी चीजें भी हैं जो सेटअप हैं या टीचर्स ट्रेनिंग, वो लोग अभी देखेंगे। तो यहाँ पर एक कैरेक्टरिस्टिक्स दिया गया है कि डेवलप फॉर द टीचर्स इन द practitioner in the education, lays down the new vision for a school and provide details and the guidelines। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये यहाँ से असली जो चीज शुरू होती है एनसीएफ की, वो बहुत जरूरी है और मुझे लगता है कि सबके लिए जरूरी है, लेकिन प्राथमिक शिक्षकों को इस बात को अच्छा ध्यान रखना चाहिए। जो एनसीएफ का जो बेसिक प्रिंसिपल्स है वो यहाँ पर बताया गया है। सबसे पहला क्या बोला गया है कि भाई एवरी चाइल्ड इज कैपेबल ऑफ लर्निंग। ये जानना तो जानते हैं सब लोग, बट ये मानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत बार कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो जिनके लिए अपने अलग चैलेंज हैं। कुछ बच्चे हैं जो इमोशनली चैलेंज हैं, घर में माँ बाप में बहुत झगड़ा हो रहा है, बच्चा अपने यहाँ अलग तरीके से बिहेव करता है। कई बच्चा हो सकता है जो डिसेबल हो सकता है फिजिकली नहीं मेंटली डिसेबल हो, लेकिन वो यहाँ के विचित्र टाइप का व्यवहार करता है। देखा ऐसा केस हम लोग यहाँ भी कई बार हुआ था, हमने पिछले स्कूल में भी देखा था। ऐसा व्यवहार होगा कि आप कई बार कह नहीं पाएंगे दूसरों के सामने, ऐसा होता है। बट क्या है कि हमें क्या करना है कि उनको भी सिखाना है। और आप कई बार देखिएगा ऐसा कि जो इस तरह के बच्चे होते हैं उनके पास एक स्पेशल टैलेंट भी होता है। जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, कई बार वो किसी चीज में बहुत अच्छा करते हैं। हमारे केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 में एक हमारे शिक्षक हैं जिनकी बेटी है जो ऐसे डिसेबल है, पहले रेगुलर क्लास कर रही थी लेकिन फिर बाद में घर गई। लेकिन वो बताते हैं कि वो बहुत अच्छा पेंटिंग करती है, बहुत अच्छा बोलती है, और उसने खुद का एक यूट्यूब चैनल बना लिया है, मिलियंस फॉलोअर है, और वो बातचीत करते हैं, उनको वहाँ से बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। तो बच्चों में टैलेंट है, हम एक्सप्लोर नहीं, हम सोच नहीं पा रहे। पहले तो हमें मानना पड़ेगा कि एवरी चाइल्ड इज कैपेबल ऑफ लर्निंग। हो सकता है कि इंटरेस्ट कहीं अलग हो, इधर हो सकता है, बट लर्निंग नहीं कर पाएगा, खास करके बेसिक लर्निंग ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए दूसरा क्या लिखा हुआ यहाँ पर हम लोग जब आएंगे तो पता चलेगा कि छोटे बच्चों में बहुत जरूरी है। हम मुझे याद है जब बीएड कर रहे थे तो हमारे शिक्षक बोलते थे कि अगर छोटे बच्चों को अपने वश में करना है तो तुम्हें प्यार करना पड़ेगा, केयर करना पड़ेगा। उससे बड़े बच्चों को वश में करना है तो दोस्ती करनी पड़ेगी, और उससे बड़े बच्चों को वश में करना है तो चैलेंज देना पड़ेगा। अपना अपना है, मतलब उनका एक, क्योंकि वो पढ़ाते थे तो उनका एक अपना अनुभव रहा होगा। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? केयर मीन्स आप जो भी छोटे बच्चे हैं उनके हर चीज को वैल्यू देना है। आगे हम लोग देखेंगे, एक यहाँ आएगा भी बहुत गर्मी है ना, लाइट है। हाँ
देखिए हाँ ये दिया हुआ है, सबसे नीचे वाला लिखा है क्या है, चिल्ड्रन लर्न बेस्ट व्हेन दे आर रिस्पेक्टेड, वैल्यूड, फुल्ली इन्वॉल्व इन द लर्निंग प्रोसेस। इसका मतलब हुआ कि केयर तो ठीक है, केयर में बहुत सारी चीजें आती हैं, मतलब उनको एक सुरक्षित माहौल देना है, जो स्कूल है का जो, अब जैसे छोटा बच्चा अभी तो क्लास 1 में आ रहा है तो उसको बहुत सारा पता है कि कहाँ सुसु जाना है, कहाँ पॉटी जाना है, उसको पता है। बट जो भी आएगा ना अभी क्लास 3 वाला, उसको हम लोग एकदम वो एक इसीलिए केयर टेकर एक होता है, आया है वो उसको वो सब कुछ करना पड़ेगा, कराना पड़ेगा। हो सकता है वो रो भी देगा, खाते वक्त गिरा भी देगा, ऐसा हो सकता है। इसीलिए ये केयर, और वो केयर बहुत ही मतलब केयर के साथ कह सकते हैं हैंडल विद केयर, मतलब बहुत ही प्यार के साथ करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप प्यार के साथ नहीं करेंगे तो उसको वैल्यूड फील ही नहीं होगा। इसीलिए अगर छोटे बच्चों को पढ़ाना है, सिखाना है, तो आपको उसको रेस्पेक्ट करना पड़ेगा, उसको वैल्यू देना पड़ेगा। और जो इसीलिए क्या है कि अभी जादुई पिटारा या इस तरह की चीजें हैं, या बहुत कलरफुल चीजें हैं, या टेलीविजन पर बहुत ऐसी चीजें दिखाई जा रही जो कार्टून है, या वो घर में भी देख रहा है, इसका मतलब है कि वो फुल्ली इन्वॉल्व होना चाहिए उस प्रोसेस में। अगर वो इन्वॉल्व नहीं होगा तो वो फिर उसको मजा नहीं आएगा, उसको वो कनेक्टेड भी फील नहीं करेगा। इसलिए ये बहुत जरूरी है। फिर लिखा ईच चाइल्ड इज डिफरेंट एंड ग्रोज, लर्न्स एंड डेवलप्स एट देयर ओन पेस। स्वाभाविक है, सभी का अपना अपनी गति होती है, इसलिए इस बात से को लेकर घबराना नहीं है कौन जल्दी सीख रहा है, कौन देर ये क्यों नहीं सीख रहा है, सबका अपना अपना तरीका होता है। फिर चिल्ड्रन लर्न थ्रू ऑब्जर्वेशन, इमिटेशन, कोलैबोरेशन एंड कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस। अब ये क्या बोल रहे हैं, फाउंडेशनल स्टेज में ये बताया जा रहा है कि बच्चा ऑब्जर्व करके सीखेगा, इसीलिए उसको बहुत तरह की चीज़ों को एक्सप्लोर कराइए, उसको कहानियाँ, डिजिटल कहानियाँ दिखाइए, उनको उनसे रोल प्ले कराइए, उनसे छोटी छोटी एक्टिविटी कराइए। आपको ट्रेन बताना है तो ट्रेन जैसा छुप 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 करवाइए, उससे बैलगाड़ी बनानी तो 2 बैल रखिए, एक ऐसे हाथ करा के उसको बैलगाड़ी बताइए, कुछ चीज़ें उसको दिखाइए, उनको शेप एंड साइज समझाना है, या कौन बड़ा है कौन छोटा है आप रखिए, अलग अलग मिला के रख दीजिए, फिर उनको बोलिए कि साइज के अकॉर्डिंग अरेंज करने के लिए आप उसको बताइए कि हाँ ये 3 साइड है तो ये ट्रायंगल बोलते हैं, 4 साइड है तो उसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, रेक्टेंगल, जो भी। तो यानी आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि ऑब्जर्वेशन, दूसरा है इमिटेशन, और है कोलैबोरेशन एंड कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, यानी जब वो मिल करके सीखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस से सीखेंगे, इसीलिए फील्ड ट्रिप या बाहर जाना, बच्चों से बात करना, उनको वो सेंसेरियल, इसीलिए वो जादुई पिटारे की बार बार बात हो रही कि वो छू करके, चला करके, उसमें मूवमेंट हो रहा है, उसमें आवाज हो रही है, इन सारी चीजों को वो देखेंगे तो उसमें इन्वॉल्व होंगे, वो ज्यादा अच्छे से उनको समझ में आएगी। फिर ये हम लोग देख चुके हैं प्ले एंड एक्टिविटी और प्राइमरी वेज ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट। ये बहुत ही बेसिक चीज में बताई गई कि प्ले एंड एक्टिविटी होना चाहिए, इसमें कोई फॉर्मल टीचिंग नहीं है। फिर है कंटिन्यूअस अपॉर्चुनिटीज फॉर चिल्ड्रन टू एक्सपीरियंस, एक्सप्लोर एंड एक्सपेरिमेंट विद द एनवायरनमेंट आर इम्पॉर्टेंट फॉर लर्निंग, जो भी उनके पास, इसीलिए उसके क्लासरूम को एकदम अलग स्टाइल में बनाया गया है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको एक्सपीरियंस कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकें, उसके ऊपर उंगलियाँ चला सकें, जो भी इस तरह का एक माहौल क्रिएट किया जाएगा। और यहाँ पर वो वाली बात है कि फैमिलीज एंड स्कूल्स आर पार्टनर्स इन चिल्ड्रंस लर्निंग। तो यहाँ पर सिर्फ टीचर नहीं है बल्कि फैमिलीज भी है, चाहे वो दादाजी हो, चाहे वो माता पिता हो, वो भी पार्टनर है, क्योंकि बच्चा बहुत सारा चीज़ यहाँ नहीं करेगा तो आपको बताना पड़ेगा उसकी फैमिली को। इवन कहा जाता है कि अगर वो कुछ भी प्रोग्रेस करता है, कुछ भी अच्छा कर रहा है, कुछ भी बुरा कर रहा है, तो आपको घर में बताना, शेयर करना है। इवन कहा जा रहा है कि अगर बच्चा कुछ भी अगर एक बच्चा है, क्योंकि छोटे बच्चे 3 साल 4 साल के हैं, कोई बच्चा अगर किसी ने किसी को खाने में मदद कर दिया, किसी को हाथ पकड़ के ले गया, तो उसकी इन छोटे छोटे एक्टिविटी का भी रिकॉर्ड रखिए, पेरेंट्स को बताइए, या पेरेंट्स बताते हैं कि हमारे यहाँ पर ये समस्याएं किस तरह का व्यवहार करता है, उसको भी नोट कीजिए ताकि आपको यहाँ पर उसको बदलाव लाने में थोड़ी मदद मिले। इसके बाद है यहाँ पर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ये आप जान रहे हैं कि एक तो हमारा जो है प्राइमरी एट होम यानी कि स्कूल 0 to 3 ईयर्स है, उसके बाद 3 to 8 ईयर्स में 2 हिस्सा है, 3 to 6 ईयर एंड 6 to 8 ईयर। इसमें बताया जा रहा है कि ये वाला में
जो चीज़ इसमें सबसे पहला है ब्रेन डेवलपमेंट। हमने आपको बताया कि 85% जो ब्रेन जो है वो क्लास 3 यानी कि 6 ईयर्स तक में हो जाता है। स्कूल प्रिपेयर्डनेस, आपको पता है पहले हम लोग सीधे सीधे स्कूल में बच्चे को ले आते थे, अब क्या है क्लास 1 के लिए यदि अगर बच्चा ये जो 3 साल है एक तरह से स्कूल के लिए प्रिपेयर ही कर रहे हैं। लेकिन अगर अभी जैसे हम लोग के स्कूल में, आप लोग को पता होगा प्राइमरी के टीचर हैं, हम लोग के स्कूल में बाल वाटिका नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं 3 महीने का उनका एक विद्या प्रवेश टाइप का जो है ना एक कार्यक्रम होता है जिसमें कि हम उनको थोड़ा बहुत कुछ सिखाते हैं ताकि जो है वो थोड़ा यूज टू हो सके। अदरवाइज ये जो 3 है ये जो हमारा बाल वाटिका 1 2 3 एक तरह से एक स्कूल प्रिपेयर्डनेस ही है। फिर इन्वॉल्व लर्निंग आउट, इम्प्रूव लर्निंग आउटकम, जिसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। एम्प्लॉयबिलिटी यानी फर्दर जो आने वाले टाइम में एम्प्लॉयबिलिटी उनको मिल सके, ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द कंट्री को। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे लगता है कि सबको समझना चाहिए, क्योंकि कई बार बात होती है, सीनियर क्लास में भी बात होती है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड टीचिंग कीजिए, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बनाइए। तो ये कॉम्पिटेंसी कैसे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, इस पर हम लोग थोड़ा सा देखिए लिखा हुआ है कि क्लियर फ्लो डाउन स्ट्रक्चर फ्रॉम एम्स ऑफ एजुकेशन टू करिकुलर गोल्स टू कॉम्पिटेंसीज टू लर्निंग आउटकम्स। अब देखिए ये हमारा एम्स ऑफ एजुकेशन क्या है, एक कोई एग्जांपल ले लेते हैं कि एक अच्छा सिटीजन बनना या फिर इंडियन कल्चर को बहुत आगे ले जाना या फिर मान लेते नौकरी करना, ये भी हमारे एजुकेशन का एक एम है। उसके बाद क्या है कि अब जो भी हमारा एजुकेशन ऑफ एम है तो उससे हमारा बनता है करिकुलर गोल बनता है, ठीक है। अगर आप देखेंगे इसको तो ये है हमारा कॉम्पिटेंसीज क्या क्या है। अब ये जो आप देखेंगे इस साइड जो है, इस साइड दिया हुआ है, ये है हमारा इधर करिकुलर गोल, जैसे चिल्ड्रन डेवलप हैबिट्स दैट कीप देम हेल्दी एंड सेफ। अब ये सारा है हमारा शोइंग लाइकिंग और अंडरस्टैंड न्यूट्रिशियस फूड एंड डज नॉट वेस्ट फूड, ठीक है। तो ये हमारा है कॉम्पिटेंसीज, ये हमारा है करिकुलर गोल। हमारा क्या है भाई कि चिल्ड्रन फाइनली क्या कर लेगा, एक हेल्दी हैबिट उसको डेवलप कर लेगा। अब अगर ये उसका गोल है तो उसके लिए वो क्या कॉम्पिटेंसी डेवलप करेगा कि जैसे फूड है उसको पहचानेगा कि ये कौन सा न्यूट्रिशियस है कौन सा नहीं है, तो किसको रखना चाहिए किसको नहीं रखना चाहिए। फिर है प्रैक्टिस बेसिक सेल्फ केयर एंड हाइजीन, यानी कि वो अपने बारे में अपने केयर एंड हाइजीन को वो मेंटेन कर सकता है। तो अगर आप इस ये वाला जो आप देखिएगा 2.4.1 जो है एनसीएफ का, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, या 2.4 जो है, क्योंकि इसमें बहुत सारे डोमेन की बात की जा रही है, बहुत सारे कॉम्पिटेंसी की बात की जा रही है, या फिर जो आप देखिएगा हमारे पास जो एचसीएफ एफएस में बताया गया है वो 13 करिकुलर गोल बताए हैं कुल मिलाकर के, और जो है 5 या 6 हमारे डोमेन बताए गए। जैसे फिजिकल डोमेन है, तो फिजिकल डोमेन में क्या है कि भाई हेल्दी रहना है, साफ सफाई सीखना है, बच्चा थोड़ा फ्लेक्सिबल हो। फिर है सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट, कि बच्चे को इमोशनल इंटेलिजेंट होना चाहिए। इमोशनल इंटेलिजेंट का मतलब हुआ कि वो अपने इमोशन को पहले तो कंट्रोल कर पाए, इमोशन को रेगुलेट कर पाए, और सामने वाले के इमोशन के अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्ड कर पाए एज पर द सोशल नॉर्म्स, है ना, कि जो सोसाइटी में जो नॉर्म बने उसके अकॉर्डिंग जो है। अब मान लिया हो सकता है कि घर में वो अपने किसी सीनियर पे चिल्ला, बड़े भैया को वो तुम बोल रहा हो, लेकिन यहाँ पर अगर स्कूल में वो किसी सीनियर क्लास को तुम बोलेगा तो नहीं चलेगा, क्योंकि हमारा सोशल नॉर्म्स जो है ये अलाउ नहीं कर रहा है ना। तो इमोशनल इंटेलिजेंस है। इसके बाद है हमारा, इसको हमारे यहाँ ना 5 वो भी बोला गया है, ये एक बहुत बड़ा टर्म है, पंच महाकोश बोला गया है। हमारे यहाँ पंच महाकोश में जो एनसीएफ बात करता है, क्योंकि एनसीएफ में बहुत सारी चीजें इंडियन सिस्टम से लाई गई हैं। तो एक है अन्नमय कोश और एक है प्राणमय कोश। तो ये दोनों जो है
फिजिकल और एनर्जी लेवल को बताता है, जिसमें कि हम लोग अभी ने फिजिकल डोमेन की बात की। उसके बाद आता है मनोमय कोष। मनोमय कोष में वही इमोशनल इंटेलिजेंस की बात होती है। उसके बाद आता है विज्ञानमय कोष, जिसमें कि कॉग्निटिव डोमेन की बात की जाती है। विज्ञानमय कोष मतलब जिसमें कि मैथमेटिक्स, साइंस, लॉजिकल थिंकिंग, लैंग्वेज, लिटरेचर, इस बारे में बात की जाती है। और फाउंडेशनल स्टेज तक लैंग्वेज और लिटरेचर के बारे में बस इतनी बात है कि बच्चा उसको देखकर समझ जाए कि हाँ ये ए है या ये आ है, उसको और एक लैंग्वेज में वो लिख भी सके और पढ़ भी सके। उसको दो लैंग्वेज आना चाहिए, लेकिन एक लैंग्वेज में वो लिख सके और पढ़ सके। L1 उसको बोलते हैं, और L2 को में थोड़ा उसको नॉलेज हो, थोड़ा उससे परिचित हो। फाउंडेशनल स्टेज में बस इतना ही है। और लास्ट में है आनंदमय कोष। आनंदमय कोष का मतलब हुआ एस्थेटिक सेंस, या फिर जो हमारा कह सकते हैं विजुअल आर्ट्स है, वो आर्ट को देखकर एंजॉय कर सके, एक्टिंग कर सके, विजुअल आर्ट को बना सके, कुछ अच्छी आदतें डेवलप कर सके, दूसरों को एप्रिसिएट कर सके। ये सारे जो डोमेन हैं और इससे जुड़े हुए ये सारे करिकुलर गोल हैं जो ये हमारा एफएस में यानी फाउंडेशनल स्टेज में एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बच्चों में आए। यानी जैसे कि हेल्दी हैबिट आए, सुबह उठ करके थोड़ा दौड़ भाग कर सके, दूसरों के साथ जो बातचीत कर रहा है उसको ठीक से रिस्पॉन्ड कर सके, अगर कोई बहुत अच्छा चीज़ हो रहा है तो उसको वो एप्रिसिएट भी कर सके, अगर उसको भी कुछ अच्छा लग रहा है। मतलब एनसीएफ में ये बात भी की गई है और मैंने कई बार बहुत सारे एजुकेशनिस्ट की बातें भी सुनी है। उन्होंने उनका ये कहना है कि बच्चों को ये भी पता होना चाहिए कि उसको क्या अच्छा लग रहा है। अगर उसको लग रहा है कि हमको आज बहुत मजा आया, तो क्यों मजा आया भाई? क्योंकि हमने आज ये वाला मैथमेटिक्स बना दिया। तो इसका मतलब है कि उसका जो सोशियो इमोशनल डोमेन है वो आज उसमें कुछ न कुछ इजाफा हुआ है, वो अच्छा हुआ है। तो बच्चों को ये सारी चीज़ों के बारे में पता, यही सारी चीज़ें सिखानी है। मूलतः हमें एफएस में बहुत ज़्यादा पढ़ाना नहीं है, लेकिन ये सारा डोमेन डेवलप होना चाहिए, ये सारी कॉम्पिटेंसी प्राप्त हो जानी चाहिए ताकि हम उस गोल तक जा पाएँ। ये वही बात है, फिजिकल डोमेन है, या फिजिकल डेवलपमेंट है, सोशल इमोशनल डेवलपमेंट है, इथिकल डेवलपमेंट है, लैंग्वेज एंड लिटरेसी डेवलपमेंट, कॉग्निटिव, ये हम लोगों ने बात कर ली। और लास्ट में पॉजिटिव लर्निंग हैबिट को भी इंक्लूड किया गया है कि बच्चा स्कूल में हो या घर में हो, उसके पास एक लर्निंग हैबिट भी होना चाहिए, यानी कि उसको पढ़ने का मन हो, उसके पास एक टाइम हो जहाँ पर वो पढ़ सके, और एक स्कूल में भी क्लास में भी वो एक माहौल बना सके। अप्रोच टू लैंग्वेज एजुकेशन लिटरेसी, इसके बारे में जो मुख्य बातें थी वो हमने आपको बता दिया कि जो छोटे बच्चे हैं उनका जो बेसिक एजुकेशन है वो मदर टंग में होना चाहिए। इस पर बहुत ज़्यादा एडवोकेसी हमेशा से की जाती रही है कि बच्चे का मदर टंग में जो होना चाहिए। अब जो है, अब तो खैर साइंस की, मैथ्स की किताबों को मदर टंग में ट्रांसलेट भी किया जा रहा है, पर ये सच में बहुत ज़रूरी है कि जो बच्चा मदर टंग में पढ़ा है वो कई बार बहुत अच्छा करता है। अभी जो चंद्रयान हुआ तो बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों के बारे में इंटरव्यू वगैरह छपा, तो उस दौरान पता चला कि बहुत से जिन लोगों का मैंने पढ़ा वो सब लोग एक जो सबकी विज्ञान की शिक्षा वो हुई है मदर टंग। तो मैं ये नहीं कहूँ कि एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, बट मैंने ये महसूस किया कि जो लोगों का मदर टंग में बेसिक शिक्षा होती है वो दूसरी भाषा में भी बहुत अच्छा सोच पाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा हमने बताया कि जो मदर टंग है वही L1 होगा, यानी उसमें उसको लिखना आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए। जो फाउंडेशनल स्टेज तक है, अगर आप लिखने की बात करें तो उसको सेंटेंस लिखना आना चाहिए बस, बाकी उसके तो वर्ड्स लिख पाए। जो न्यूमरेसी है उसमें उसको 3 अंक तक के नंबर लिखने के लिए आना चाहिए, और 2 अंक का जोड़ घटाव या मल्टीप्लिकेशन 1 अंक का उसको आना चाहिए। इतना सब कुछ FLN में कह सकते हैं कि हमारे पास है। बाकी है कि इसमें लिखा हुआ बिकमिंग इंडिपेंडेंट रीडर एंड राइटर, यानी कि उसको इतना पढ़ने आना चाहिए या उसको इतना पढ़ने में रुचि पैदा हो गया कि वो आगे पढ़ सके। हमेशा एनसीएफ इस बात पर जोर देता है कि उसको ऐसा पढ़ने आना चाहिए कि वो आगे पढ़ सके। जब हम लोग इसके बाद बात करेंगे स्कूल वाला स्कूल एजुकेशन का, तो उसमें सबसे पहली बात यही की गई है कि हमें ये सिखाना है कि वो कैसे सीख सकते हैं, यानी लर्न हाउ टू लर्न। ठीक है, इसके बाद है ये है जैसे अप्रोच टू न्यूमरेसी में क्या क्या सिखाया जाना चाहिए।
इसमें एक फॉर्मूला दिया गया ELPS है ना, एक्सपीरियंस, लैंग्वेज और P से सिंबल है कुछ और शेप्स है ना, यानी कि जो मैथमेटिक्स भी पढ़ाना है तो पहले कुछ कविता वगैरह इस तरह की चीज़ें हैं, कुछ शेप वगैरह, क्योंकि बच्चे को सीधे सीधे तो पढ़ाना नहीं है। यहाँ पर नीचे भी दिया हुआ है नंबर्स एंड डिस्टिलेशन, बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन, शेप्स एंड स्पेशल अंडरस्टैंडिंग, पैटर्न्स, डाटा हैंडलिंग वगैरह सीरीज में जो हम लोग बताते हैं। ये है ऑर्गेनाइजेशन, कंटेंट एंड लर्निंग मटेरियल, जैसे हमने शुरू में ही बता दिया था सेंसरली इंगेजिंग, यानी कि बच्चा लिख भी सुन रहा है, पढ़ भी रहा है, देख भी रहा है, इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। ये सब लगभग हमने बता दिया है आपको। चूजिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट, क्या क्या चीज़ होनी चाहिए तो बच्चों के लिए क्या क्या होना चाहिए, तो जैसे कि कंटेंट, जैसे कहानी या जादू पिटारा वाला, खिलौना वाला, ये सब सामग्री जो है आप रखिए। इसके बाद है असेसमेंट फॉर फर्दर लर्निंग। हाँ, ये एक बड़ा सवाल होता है कि असेसमेंट कैसे करें। छोटे बच्चों का जब पढ़ा रहे हैं नहीं तो असेसमेंट के लिए भी सिंपल ऑब्जर्वेशन कीजिए, उनको कोई छोटा मोटा टास्क दीजिए, एक्टिविटी कराइए और उसका रिकॉर्ड रखिए। बच्चे में जो भी चेंज आ रहा है, बच्चे को जो आपको परफॉर्म करने दे रहे हैं, वो कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, रिकॉर्ड रखिए। और रिकॉर्ड जो है काइंडली उसके पेरेंट्स को भी बताइए। ये है कौन कौन सी पेडागोजी जो है हमें अपनानी चाहिए। इसमें दिया गया है जैसे पहले प्लानिंग फॉर टीचिंग, बिल्डिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप, बच्चों के साथ अच्छी दोस्ती बना के रखिए। लर्निंग थ्रू प्ले, ये हमने बात कर ली है। स्ट्रेटेजी फॉर लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, इसके बारे में भी हम लोगों ने बात कर ली। और क्रिएटिंग पॉजिटिव क्लासरूम कल्चर, इस बारे में हम लोगों ने बता दिया, यानी कि एक ऐसा कल्चर रखें जिसमें बच्चा खुद इन्वॉल्व हो, उसको मजा आना चाहिए, ठीक है, ताकि वो टीचर से बार बार बोले कि हाँ हमको ये वाला दे दिए, पिटारा दे दिए, खिलौना खेलेंगे। वो खुद जब धर्मेंद्र प्रधान जो है जाति पिटारा का वो पहली बार उद्घाटन कर रहे थे, वहाँ पर बहुत सारे बच्चों को बुलाया गया था। बच्चे अपने आप ही जब यहाँ रख दिए गए 3 पिटारे तो बच्चे खुद आगे चल रहे थे और उसको देख करके उसको एक्सप्लोर करने लगे। तो ऐसा ही होना चाहिए। उन्होंने बोला भी कि हमें इसमें उस तरह की आकर्षक चीज़ें रखनी कि बच्चा खुद उसको एक्सप्लोर करने लगे। ये है ऑर्गेनाइजिंग टाइम, यानी कि आपको किस तरह से है। हमारे पास तो एक सेटअप है, इंस्टीट्यूशनल सेटअप है। तो फिर एडिशनल क्रिटिकल एरियाज, किन क्रिटिकल एरियाज में काम करना चाहिए। ये इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है हमारा सेफ इन्वायरमेंट, यानी कि बच्चा सेफ हो, उसके एक केयर टेकर हो, एक जो है कोई बुलिंग नहीं कर रहा हो, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक जो है किसी तरह का कोई जो बोलते हैं क्या डांटना, क्या बोलते हैं उसको, एब्यूजिंग नहीं होना चाहिए। और बहुत ध्यान इस बात का भी रखना है कि बच्चा सेक्सुअली भी जो होता है वो सेफ हो, यानी कि कोई उसको किसी तरीके से मतलब एक गलत और उसका कोई लाभ ना होगा। क्योंकि छोटे बच्चे बहुत ही वल्नरेबल होते हैं, बहुत ही उनको पता नहीं होता है कुछ भी। तो एक बहुत ही सुरक्षित और बहुत ही खुले माहौल वाला होना चाहिए वातावरण, जिसमें कि बच्चा अच्छा महसूस कर सके। ये है कनेक्शन टू द प्रिपरेटरी स्टेज, ये बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं, खास करके एफएस के लिए। इसमें मुख्य रूप से ही बताया गया है कि यहाँ पर जो है हम लोग बेसिक चीज़ें सिखा रहे हैं और बाद में हम धीरे धीरे एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें सिखाते हैं, जो बच्चा सोच करके भी, इमेजिन करके भी उन चीज़ों को पा सकता है। कॉन्सेप्चुअल जिसको हम लोग कहते हैं, वो हम लोग जाएंगे तो प्रिपरेटरी स्टेज में होंगे, ठीक है। फिर क्रिएटिंग सपोर्टिव इकोसिस्टम के लिए जो है आपके पास अच्छा क्लासरूम होना चाहिए, अट्रैक्टिव मटेरियल्स होना चाहिए, ये टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, जो भी टेलीविज़न वगैरह, और माँ बाप जो है पार्टनर्स होने चाहिए। इवन सोसाइटी का भी साथ दिया जा सकता है, इसलिए रोल ऑफ पेरेंट्स, रोल ऑफ एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनरीज, बाकी लर्निंग टेक्नोलॉजी वगैरह है। तो ये है कुल मिलाकर इतना ही है ना। तो मुझे अनुमान है कि बहुत तेज़ी में ही सही, लेकिन जो आपको बेसिक जानकारी और मिली होगी आप इसका लाभ उठा सकते हैं। बाकी आपके पास दोनों चीज़ें हैं, पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट भी है, अगर किसी को डिटेल पर पढ़ना हो तो वो पढ़ सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं, या अगर आपको ये पीपीटी चाहिए तो भी आप ले सकते हैं।
सहयोग के लिए धन्यवाद। धन्यवाद ज्ञापन के लिए श्री प्रमोद पासवान सर को आमंत्रित करता हूं। सभी को नमस्कार। ऐसे तो हमारे चौधरी सर मतलब जो भाषण की जो प्रवीणता जो है इनके अंदर है ही, और एक ऐसा टॉपिक पे जो हम लोग को हमेशा 5+3+3+4 हमेशा कंफ्यूजन रहता है, आज मुझे क्लियर हो गया। तो सर का तो धन्यवाद, क्योंकि सर के पास बहुत सारा ज्ञान है, और अगर आप इसी तरह हम लोगों को केवल अगर अपना कीमती समय दीजिएगा तो हम लोग का और ज्ञान में वृद्धि होगा। चौधरी सर जो है लगातार 3 दिनों तक अपना इन हाउस ट्रेनिंग देने के लिए अग्रणी हो गए हैं, इसलिए इनके जज्बे को सलाम करते हुए हम जोरदार क्लैपिंग के बाद ये छिटकने वाले भी हैं अभी जल्दी है, इसलिए जल्दी इनसे ज्ञान जितना लेना ले। आगे 2 टॉपिक क्या है आपका? एक तो स्कूल, ये फाउंडेशनल स्टेज था, एक स्कूल एजुकेशन है, दूसरा NEP ले लें या फिर कोई दूसरा टॉपिक एलिमेंट बहुत सारे हैं सर। लेकिन केवल टीचर अगर केवल पढ़ाएंगे और हम लोग क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो अच्छा नहीं है, तो अब अगले बार से इंटरेक्टिव किया जाएगा इसको। या इसको इंटरेक्टिव बनाएंगे अगले सेशन से। सर आप लोग 7-12 बजे यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे। इतना क्वेश्चन